बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टुनाइट में नवाज और आपको कहेंगे प्रोग्राम में खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान मौजूदा हालात में कैसे दोराहे पर खड़ा है, जहां एक तरफ आलमी सतह पर इसकी स्ट्रैटेजिक वापसी के चर्चे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुल्क के अंदर सियासी दजरारत मुसलसल बढ़ता जा रहा है। हुकूमत और इत्तेहादी जमातें मफाहमत, डायलॉग और सियासी दरवाजे खुले रखने की बात कर रही हैं, जबकि कौमी असम्बली के स्पीकर हों, हुकूमती मुशीर हों या इत्तेहादी रहनुमा, सबका मौक़िफ़ यही है कि मसाइल का हल मुज़ाकरात में है, तसादुम में नहीं। इनके मुताबिक मौशी बुरान से निकलने, दहशतगर्दी से निपटने और गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अंदर एक मुख्तलिफ बयानिया सामने आ रहा है। PTI क़यादत का कहना है कि मुज़ाकरात की बातें इस वक्त बेमानी है, जब सियासी इंसाफ मौजूद नहीं और जब इनकी क़यादत कैद और दबाव का शिकार है। एहतजाज की कॉल और मज़ामती सियासत को वाहिद मौसर रास्ता करार दे रहे हैं, जबकि मफाहमत को ताकत के अदम तवाज़ुन से मशरूत कर रहे हैं। यहाँ सवाल ये उभरता है कि क्या तमाम फरीक इस हकीकत को तस्लीम करेंगे कि मौजूदा आलमी और इलाकाई हालात में सियासी महाजराई की गुंजाइश कम होती जा रही है। आज पाकिस्तान को सिर्फ मजबूत सिफारतकारी नहीं बल्कि मजबूत सियासी हम आहंगी भी दरकार है। तो नाज़रीन, असल इम्तिहान ये है कि क्या एहतजाज और मफाहमत के दरमियान ये कशमकश किसी कौमी इत्तेफाकी राय में ढल सकेगी या फिर सियासी तातुल एक बार फिर कौमी मवाक़े को महदूद करेगा। यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत की समत का तयन भी करेगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है शेर अफजल मरवत साहब ने। बहुत शुक्रिया मरवत साहब आपके ज्वाइन कर। मरवत साहब, कहिएगा, एक बार फिर से डायलॉग की बातें की जा रही हैं। मौजूदा जो माहौल बन चुका है, ऐसे में इन डायलॉग्स का कोई नतीजा निकलता हुआ देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया। डायलॉग की बातें बातों की हद तक हैं जी, क्योंकि दोनों तरफें जो हैं वो मफाहमत की तरफ कोई ऐसे जस्चर शो नहीं कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि गैर मशरूत डायलॉग होंगे। एक बात बड़ी वाज़ेह है, PTI ने जब भी मुज़ाकरात करने हुए तो एक शर्त ये है कि 8 फरवरी के इलेक्शन पे कोई बात नहीं होगी जी, और मेरा ख्याल है कि अगर इसके बगैर कोई बात, क्योंकि बाद में जितनी तरामीम हुई और जितने फिर फैसले आए, अदालतें नहीं बनी, ये सारी चीजें जो हैं इनकी बुनियाद 8 फरवरी के इलेक्शन में है। अब मेरा ख्याल ये है कि फिल वक्त ये मुमकिन नहीं है कि PTI जो है कुल के इस मुतालबे से वापस मुंह मोड़ ले। ठीक। और दूसरी तरफ ये है कि इस साल 2025 में हमारे कोई 16 पार्लियामेंटेरियन डिस्क्वालीफाई हुए जी, मरवत और साहब, आगे मजीद। बिल्कुल। जी जी। अच्छा, PTI की हम बात कर रहे हैं। पहले हमने देखा कि बड़ी फ्रंट फुट पे थी PTI, क्राउड भी साथ था, लेकिन अब देखें कि पहले बानी की रिहाई की बातें की जाती थी, अब PTI इतना बैकस्टेप हो गई है कि अब सिर्फ मुलाकात तक रह गई है। आप क्या समझते हैं, तहरीक इंसाफ आज इस नहज पर जो पहुंची है, किसकी जिम्मेदारी है ये? देखिए, अगर आप याद करें ना, मुलाकात भी मेरा ख्याल है कि अपनों की ही कारसतानी है, वरना मुलाकातें तो हो रही थी अच्छी वाली। और जब चंद लोगों पे पाबंदियां लगी तो उन्होंने कहा जब हमारी नहीं होगी तो दूसरों की भी नहीं होगी। ठीक। तो लिहाजा यूं मुलाकात, और फिर हुकूमत को भी एहसास हुआ कि इसको एज ए लिवरेज इस्तेमाल किया जाए। बहरहाल जो भी है, सियासी तौर पे एक कमजोरी की निशानदेही करती हैं PTI के पार्ट पे कि वो जो मुतालबा था हकीकी आज़ादी का, मैंडेट की रिकवरी का, जमहूरियत की बालादस्ती का, अदलिया की आज़ादी का, वो फिर खान की रिहाई तक आया और खान की रिहाई से अब लेके मुलाकात पे बयानी टिक गया है। अच्छा मरवत साहब, तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी भी खुलकर सामने आ चुकी है। आपको क्या लगता है, धड़ेबंदी होने के बाद तहरीक इंसाफ को किसी बैरूनी मुखालफत की जरूरत है? वैसे मुझे ये फिक्रा सुन के हैरत होती है कि धड़ेबंदी खुल के आ चुकी है। ये धड़ेबंदी जो है अब तो बिल्कुल रकस कर रही है। ये तो कब की वाज़े हैं, 2 साल से, ये बल्कि इससे भी ज्यादा अरसा हो गया है कि पार्टी अंदरूनी साजिशों, धड़ेबंदियों और गिरोही सियासत का शिकार हैं। और यूं मेरा ख्याल है कि जो काम एस्टेब्लिशमेंट ने या हुकूमत ने करना था वो इन गिरोही और पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात ने पूरा कर दिया है। तो लिहाजा पार्टी को खुद अपने हाथों जो हैं ठिकाने लगा रहे हैं।
और इसी चीज पे मरवत साहब हुकूमत भी कंफ्यूज है कि एक्चुअली बात किन से करनी है। एक ग्रुप से बात की जाती है तो दूसरा ग्रुप कहता है कि हम तो बात नहीं करना चाहते, तो ये कंफ्यूजन तो इस तरह खत्म ही नहीं होगी। मेरा ख्याल है इतनी कंफ्यूजन भी नहीं है। हुकूमत को एहसास है कि अब अगर बात करनी है तो मोहतरमा अलीमा खानम साहिबा से करनी है, क्योंकि पार्टी जो है अब 110% जो है उनकी तहवील में है। ठीक, मतलब आप समझते हैं कि सारा मैंडेट इस वक्त अलीमा खान के पास है। मैंडेट एरोगेटेड मैंडेट खुद ही लिया हुआ है, आप इसको डिफेक्टिव मैंडेट कह लें। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो फैसला साज इस वक्त वही है। मरवत साहब, इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि उनकी अपनी मौजूदा क़यादत मुखलिस नहीं है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मेरा ख्याल नहीं है, ये बिल्कुल गलत इस्तेआरा है। अच्छा, क़यादत मुखलिस है, क़यादत के साथ फैसला साज मुखलिस नहीं है। ठीक। अच्छा मरवत साहब, इस हवाले से हम जब बात करते हैं कि पीटीआई आज इस नहज पर पहुंच गई है कि काफ़ी जगहों पर पीटीआई को बैकस्टॉप होना पड़ता है, वहीं पर एक किरदार सोशल मीडिया का भी है जिसे पीटीआई अपनी ताकत समझती थी। आपको नहीं लगता कि वही सोशल मीडिया आज पीटीआई के लिए मुश्किलात का बाइस बन गया? मैं तो कब का समझ रहा हूँ, पीटीआई को समझ नहीं आ रही है। मैं तो 1.5 साल से ये कह रहा हूँ कि ये जिसको आप सोशल मीडिया कह रहे हैं, अब ये बिल्कुल वो पानी में हमारी नाव जो है डुबाती ही जा रही है। लेकिन खान को ये बावर कराया जाता है कि गोया ऐसे मोड़ के ये सोशल मीडिया सर कर रही है कि जी जिसकी जिसकी वजह से कामयाबियां जो हैं और कामरानियां पार्टी के कदमों में बिछी हुई हैं। जबकि दूसरी तरफ देखें तो सोशल मीडिया की मेहरबानी से हम हर महाज पे मार खा रहे हैं, और वजह इसकी ये है कि सोशल मीडिया जो है वो खान से भी आगे बढ़ी हुई है। पार्टी तो छोड़े या पार्टी की क़यादत, वो अपने ही बयानिए लेके पार्टी पे तोपती हैं और वो समझती हैं कि गोया अब रहनुमाई जो है या क़यादत उनको करनी है। अच्छा, आपने बयानिए की बात की है, आपके ख्याल में इमरान खान के पास थोड़ा पीछे हटने और अपने सख्त बयानिए में तब्दीली लाने के अलावा कोई ऑप्शन है बाकी? देखिए, ऑप्शंस तो कई एक हैं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ वो ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा मियाद वक्त ज़ाय हुआ, बड़ा कीमती टाइम, और इन कीमती अयाम में बहुत कुछ हो सकता था, पाकिस्तान के लिए भी, पीटीआई के लिए भी, खान साहब के लिए भी। लेकिन कहीं पर जो है बदनीयती थी, कहीं पर हटदर्मियती थी, और कहीं पर जो है खान के खिलाफ साजिशें थी कि हमने उनका फायदा नहीं उठाया, और आज हम शायद 1 या 2 ऑप्शन के साथ रह गए हैं, बाकी बिल्कुल दीवार के साथ खड़े। अच्छा मरवत साहब, आप क्या कहेंगे इस पर कि अब पीटीआई को आप जैसे किसी क़यादत की ज़रूरत है, लीडर की ज़रूरत है, क्योंकि आपने पीटीआई को तब संभाला था जब पीटीआई बहरान का सामना था और उस वक्त पार्टी को संभाला दिया था, एक उसके अंदर एक मूवमेंट शुरू की थी और बूस्ट आया था पार्टी में। इलेक्शन से पहले आपको लगता है कि पार्टी ने आपके साथ भी कहीं इंसाफ नहीं किया? देखिए, शायद पीटीआई को मुझ जैसे आदमी की ज़रूरत होगी, लेकिन अब मुझ जैसे आदमी को ऐसी जगह नहीं जाना है जहाँ कदर ना हो, जहाँ इज्जत ना हो, जहाँ तज़हीक हो। तो लिहाजा वक्त वक्त की बात होती है। कभी हम ढूंढा करते थे, वो एक वक्त आएगा, अफसोस तो शायद आम वर्कर करेगा। तरस आता है जरूर कि कितने ही खुद फहमी, खुद ऐसी गलती में ये शिकार हैं ये लोग कि जिनको एहसास ही नहीं है कि 2 साल में उन्होंने क्या से क्या कर दिया, और चीखता रहा, मैं चिल्लाता रहा, वर्कर भी चीखते रहे। ये तो आने वाला वक्त, ख़ुसूसन आने वाले 3 महीनों में इन लोगों को फिर मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि काफी इंतजार किया वर्कर्स ने भी और खान के चाहने वालों ने भी कि ये लोग कुछ करके दिखाएंगे। उन्होंने 2 साल से ये चाहे हुए हैं, हर एक मनसब पे अपने लोगों को लाए, और अभी तो मेरा ख्याल है केपी में भी बड़ी एक तब्दीली आ रही है पार्टी के पोजीशन के हवाले से। जो सियासी मुनासिब हैं, और वहाँ पे भी शायद कोशिश ये होगी कि कुछ ऐसे लोग लाए जाए जो अपने हो उनके। तो लिहाजा इस वजह से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, वक्त वक्त होता है, किसी वक्त हम आपकी जरूरत और किसी वक्त हम आपकी जरूरत नहीं लेते हैं।
मरवत साहब, तो ये इस शफकत वक्त अवान साहब आपके बारे में काफ़ी बातें कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम में बैठ के अलबन आपके साथ ही ये कहा कि आप तब तक लोग आपके साथ थे जब तक आप इमरान खान के नज़रिए के साथ थे, अब लोग आपके साथ भी नहीं हैं और पीटीआई ही ने आपको शेर अफजल मरवत भी बनाया है। देखिए, शेर अफजल मरवत एक ही है पाकिस्तान में। जी। ये शफकत अवान जैसे सैकड़ों मिल के शेर अफजल मरवत का एक बाल नहीं बन सकते हैं। और ना अगर कोई बनाता पीटीआई शफकत अवान को मरवत बना लेना, पीटीआई किसी एक को आज बना लेना, वही पीटीआई है, वही खान का वही सौदा है, वही नैरेटिव है, कोई बेच के दिखा दे। अगर बेच के नहीं दिखा सकते हो, फिर मान लो कि बेशक नाम खान का होता है, लेकिन हिम्मत, हौसला, किरदार और किरदार की मजबूती उस शख्स की होती है जो अपने लिए शनाख्त बनाता है। अगर ये किसी के तुफेल होता तो मैं तो किसी गिनती में नहीं आता था। मेरी जगह बहुत सारे लोग जो हैं इस मकाम को छू चुके होते, और जब इन्होंने देखा कि कोई मकाम पा गया तो गिराने में लग गए। तो लिहाजा मुझे ना पहले जरूरत थी किसी शनाख्त की, और ना आज जरूरत है। ये किसी शनाख्त के लिए तो हमने नहीं किया, ये एक वकील के तौर पे कानून की बालादस्ती, जमहूरियत की हुक्मरानी और अदलिया की आजादी के लिए किया था। हमें क्या पता था कि ये जो कोशिशें और काविशें हैं ये हमें शनाख्त दिलाएगी। उस वक्त तो मैदान खाली था ना, अवान साहब जैसे लोग आके घोड़े अपने दौड़ा देते, तो खाली मैदान में हमने अकेले ही घोड़ा दौड़ाया और जीत गए, क्योंकि मुकाबिल कोई था ही नहीं। अब तो वक्त निकल गया ना, गुजर गया, तो लिहाजा अब कोई शफकत अवान मरवत बन के दिखा दे और पंजाब को उठा दे अपने हल्के में, तो ये लोग निकल नहीं सकते हैं। बाकी जो है सूट और टाई पहन के टॉक शो में आके बड़े बड़े दावे करना, ये बस आजकल रूटीन बना हुआ है। अच्छा मरवत साहब, अलीमा खान साहिबा भी आपके बारे में काफी बातें करती हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसे लोगों को प्लांट किया जाता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये इसके जवाब तो मैंने 10 दफा दिए हैं, तो आप दोबारा चाहती हैं कि मैं उसके खिलाफ? हम चाहते हैं आप हमारे प्रोग्राम में भी दें, क्योंकि कहा यह जाता है कि वो गैर सियासी हैं। एक तो ये कि आप समझते हैं कि वो गैर सियासी हैं? बस बच्चे गैर सियासी होते हैं, आजकल बूढ़ियां भी गैर सियासी हो गई है। अच्छा मरवत साहब, ये जो अब पीटीआई एहतजाज की बातें कर रही है कि 8 फरवरी को कोई बड़ा पावर शो होगा, आप समझते हैं कि पीटीआई में अब इतना दमखम है कि आवाम को सड़कों पर लेके आएंगे? वो जो आवाम को निकालने के लिए पीटीआई को दमखम दरकार है। फिर क्या दरकार है सर? नहीं, ये कब है शो? 8 फरवरी के हवाले से कहा जा रहा है। अच्छा, 8 फरवरी के हवाले, ये तो 24 नवंबर के हवाले से भी कहा जा रहा था। 8 फरवरी क्या, 8 फरवरी 2027 भी आ जाए ना तो हम दम नजर नहीं आएगा। अच्छा मरवत साहब, पीटीआई ये भी कह रही है कि जो अभी दौरा करके आए हैं लाहौर का सोहेल अफरीदी साहब, वो काफी कामयाब रहा है, आप समझते हैं? जी, मैं समझता हूँ कि बहुत ही कामयाब रहा, अच्छा रहा। पार्टी में थोड़ी बहुत एक्टिविटी नजर आई और एक अच्छा आइडिया था, और मेरे ख्याल में अब ये शायद अनकरीब सिंध भी जा रहे हैं। अच्छा मरवत साहब, आपका फ्यूचर हम किस पार्टी में देखें? आने वाले वक्तों में आप कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे तो मुमकिन तौर पर वो कौन सी हो सकती है? मेरा ख्याल है कि फिल वक्त में ऐसा ही आज़ाद मंच ठीक हूँ, और अगर वक्त गुजरने के साथ ही देखूंगा, फिल वक्त मेरी हमदर्दी इमरान खान के साथ है, बाकी पीटीआई में किसी के साथ नहीं है। ऑफर्स हैं सर आपको भी किसी जमात की जानिब से? जी बिल्कुल हैं, और माजी में भी हुई है, लोग ख्वाहिशमंद भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे बहुत ही सोच समझ के कोई फैसला करना होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मुझ पे कोई तोहमत लगे, मैं कोई दाग अब कमा लूं, या मैं कोई सियासत में मुझ पे ये इल्ज़ाम हो कि मैंने बुरे वक्त में खान का साथ छोड़ा। मैंने कभी खान का साथ नहीं छोड़ना चाहा। ये खान की गलती थी कि इन्होंने ये गलत फैसले करवाए, न कि सिर्फ मेरा बल्कि सारे फैसले गलत करवाए जा रहे हैं, और यूं हमारी जो ये गंगा है ना वो उल्टी बह रही है। यही नतीजा है कि पार्टी जो है वो हर गुजरते दिन के साथ दीवार के साथ लगती जा रही है। ठीक, लेकिन सर आप आइडियल किसको समझते हैं, जरदारी साहब की क़यादत को या नवाज शरीफ साहब की क़यादत को? गुलाम नबी और सैयद रसूल की क़यादत को मैं आइडियल समझता हूं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मरवत साहब, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने केपीके के हेल्थ मिनिस्ट्री के हवाले से जो बात की थी कि वहाँ पे काफ़ी करप्शन है, बरकी साहब के हवाले से आपने गालिबन बात की थी,
उस हवाले से मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगी। लेकिन मैं ये अर्ज किया है कि बहुत सारी इंक्वायरियां हुई हैं, पीटीआई की हुकूमत उन्हें दबाई हुई है। हम्म। मैंने बर्की साहब के हवाले से कि सारी जिम्मेदारी उस पर आयद नहीं होती है, लेकिन एक बात ये जरूर है कि गुज़िश्ता 8 सालों से वो ही हेल्थ का करता धरता है, एमटीआई सिस्टम बनाए हुए है अस्पतालों में, और उसके लिए खुद एक कानून, स्पेसिफिक कानून साजी की गई है। हम्म। वो 3 माह अमेरिका में रहते हैं, फिर केपी आके फिर वापस चले जाते हैं। इस तरीके से क्या हेल्थ सेक्टर डेवलप होगा हम्म। जब आपने हेल्थ सेक्टर को जो है अमेरिका में गिरवी रखा हो। आपने कहा ना कि उनको सोहेल आफरीदी साहब भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, गंडापुर साहब भी कंट्रोल नहीं कर पाए थे। उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। खान के साथ कोई भी रिश्तेदारी का दावेदार या रिश्तेदार जो है वो पार्टी में कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता है, किसी की औकात ही नहीं है। ठीक है सर, आखिर में मैं बस इतना पूछना चाहूंगी कि कुछ बातें ये भी थी कि अलीमा खान के बारे में कहा जा रहा था कि उनके कोई बैकडोर राब्ते भी हैं। इस हवाले से आपके पास कोई इतलात हैं, कोई न्यूज हैं? आप उनसे पूछ लेना, मुझे क्या पता आपको है। लगता तो है सर? बैकडोर राब्ते अगर नहीं, अगर हैं उसके, तो आप उनसे पूछे ना, उनको पता होगा उनकी किसके साथ है, किस तरह किए हैं। ये क्योंकि सवाल वो आप आप जो पर है इल्जाम जरूर उनसे लगाती हैं कि आपके बैकडोर राब्ते हैं। किसके लिए मैं बैकडोर राब्ते रखूं, मुझे पहले ये तो बताएं ना। मेरे कौन से सियासी मकासद है, कौन सी बड़ी पार्टी है, किस ने मेरे सर पे कोई ताज रखना है। मुझे कोई बैकडोर राब्तों की जरूरत ही नहीं है। अच्छा मरवत बहुत साहब, ये जो शुक्रिया। सियासी माहौल बन चुका है, इसका दर्जा हरारत कम होता हुआ देख रहे हैं आप आइंदा आने वाले दिनों में? दर्द हरारत तो देखिए, सर्दियां हैं, लेकिन सर्दियों में लोग हमारे यहाँ आग के अलाव से अपने आप को ताप रहे होते हैं, तो सियासी अलाव से लोग अपने आप को ताप रहे हैं, मजे ले रहे हैं। कोई संजीदा इस तरह नहीं है कि संजीदा तौर पे कोई टेम्परेचर आई हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से दोबारा आगाज करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक के बाद हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है फवाद चौधरी साहब ने, उनकी जानिब बढ़ेंगे। फवाद साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। क्या कहेंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके बाद डेडलॉक आ गया था, अब दोबारा से मुज़ाकरात का माहौल बन चुका है, क्या समझा जाए? ये जो माहौल बना है, ये आपकी कोशिशों का नतीजा है? देखिए, हम तो जब बात कर रहे थे टेम्परेचर नीचे लाने की, बात होने की, उस वक्त तो कोई टेकर ही नहीं था, और बस मार दाढ़ी चल रही है उस वक्त से। अब हम कोशिश तो कर रहे हैं। अब कुछ सूरत हाल इस तरह की है कि कंसेंसस तो एक डेवलप हो रहा है कि बातचीत होनी चाहिए, टेम्परेचर नीचे आना चाहिए। ओवरऑल गुफ्तगू जो है उसमें भी ज्यादा लोग नून लीग में, पीपल्स पार्टी में, हत्या कि अगर आप बिलावल भुट्टो की स्पीच सुने जी। जो उन्होंने की, फिर उससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने बात की, तो अब टेकर काफी बढ़ गए हैं। तो हमारी कोशिशों का कम से कम इतना नतीजा निकला है। अब आगे देखते हैं कि अगले 10-15 दिनों में ये चीज किधर जाती है। ठीक फवाद साहब, लेकिन असल एक कंफ्यूजन अभी भी है, मुज़ाकरात का मैंडेट किसके पास है? क्या आप लोगों के पास है? क्योंकि पीटीआई तो आप लोगों को ऑन करने से भी गुरेजा है। हम ये बात नहीं कर रहे कि हम कोई पीटीआई की तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं या हुकूमत की तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं। हमारा मानना यह है कि जब कोई एक फ्रीक की तरफ से जो कोशिश होगी वो तो कामयाब ही नहीं हो सकती जी। हम एक कंसर्न पाकिस्तानी की हैसियत से ये प्रपोजल दे रहे हैं कि आप गुफ्तगू से पहले एक कंड्यूसिव माहौल बनाए बातचीत का। बातचीत तो जाहिर है कि इमरान खान ने ही करनी है, जिनके पास असल इख्तियार है, वो आगे आएंगे, क्या करेंगे। क्योंकि अभी तक तो पीटीआई के अंदर भी किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो बातचीत करे या करे। अभी तो हम कंड्यूसिव माहौल बनाने के ऊपर फोकस्ड हैं। ठीक, लेकिन आपने चंद रोज पहले ही कहा था कि इस डायलॉग का आगाज मुस्बत हुआ है। अभी तक के क्या बिल्डिंग मेयर्स हैं, बात कहां तक पहुंची है, और आगे कोई डेडलॉक दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल, हमारी बातचीत जो है वो जो हुई है हुकूमती अकाबरीन के साथ, उसके बाद हुकूमत ने, एस्टैब्लिशमेंट ने हम लोगों को ये मौका दिया कि हम मुलाकात कर सकें। पीटीआई के जो इनकार्सरेटेड लीडर्स हैं कोट लखपत में, उनसे मुलाकात हमने की।
फिर उसके बाद पीटीआई के जो लीडर्स हैं बाहर, हमने उनसे बात की, तो एक कंसेंसस जो है वो तो डेवलप हुआ है कि बातचीत ही होनी चाहिए। अब आगे जो हमने बात की है हुकूमती अकाबरीन से, वो ये कहा है कि देखिए आप बातचीत किससे करेंगे? जी। आपकी इस वक़्त जो पीटीआई की लीडरशिप है बाहर, वो तो इमरान खान को नहीं जानती, हम्म। इमरान खान उन्हें नहीं जानते। लिहाज़ा एक ऐसे लोगों को आप बाहर निकालें पहले जेल से, जो इमरान खान के साथ पुराने जिनके ताल्लुकात हैं। हम्म। तो महमूद रशीद साहब हो गए, शाह महमूद हो गए, ये लोग हो गए। इनको जेल से पैरोल पे रिहा करें और इनसे मुज़ाकरात को फिर आगे बढ़ाया जाए। अब ये वो बात है जिस पे हुकूमत अभी गौर व फ़िक्र कर रही है, और ज़ाहिर है हमने एस्टेब्लिशमेंट को भी जी। ऑन बोर्ड लेना है, एस्टेब्लिशमेंट के भी चीज़ें उनको इस पे नोट चाहिए। उसके बाद आप इस पे जब वो आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि बात आगे कैसे बढ़ती है। उस हवाले से फवाद साहब, आपने ये भी कहा था कि कुछ अहदेदारान से भी बातचीत हुई जो ये चाहते हैं कि जो कोट लखपत में कैद एसिरान है उनकी पैरोल पर रिहाई हो और वो इस मुज़ाकरात में किरदार अदा करें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी बातचीत हुई है जी। हुकूमत से भी, और हमारा हमारा जो मौक़िफ़ है वो हुकूमत को, पीटीआई को, एस्टेब्लिशमेंट को, तीनों के कानों तक हमने पहुँचा दिया। अब आगे उन्होंने रद्द-ए-अमल क्या देना है, इस पे फ़ैसला क्या करना हम्म। है, ये तो ज़ाहिर है उनके ऊपर है, और 3 फ़रीक हैं, हुकूमत है, इमरान खान है और एस्टेब्लिशमेंट है। अब ये हम्म। तीनों अगर इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि टेम्परेचर में कमी आना ज़रूरी है, चीज़ें बेहतर होना ज़रूरी है, तो ही बात हो सकेगी ना। अगर हम ठीक। ये कहें कि नहीं, एक भी इनमें से फ़ैसला करता है कि नहीं ऐसे ही ठीक है जैसे चल रहा है, तो फिर नहीं हम्म। आगे चलेंगे। अच्छा फवाद साहब, ये जो दौरा लाहौर किया है सोहेल आफरीदी साहब ने, आप इस दौरे के हवाले से क्या कहेंगे? आपको लगता है ये कामयाब दौरा था? देखिए, बड़ा कामयाब दौरा इस लिहाज से था कि बड़ा जमूद था पंजाब में, और पंजाब में बहुत लोगों पे जुल्म हुआ है। हम्म। 30,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए, 60,000 लोगों पे पर्चे हुए, बहुत पंजाब ने सफ़र किया है। उसके बाद अभी तक पीटीआई के किसी और लीडर ने ये जुर्रत नहीं की या तमीज़ नहीं की कि कम अज़ कम हम्म। जो लोग गिरफ्तार हैं उनसे जाके मिलें, उनसे बात करें। तो सोहेल अफरीदी ने ये अच्छा किया है कि निकले हैं वहाँ पे, लाहौर आए हैं, लोगों से मिले हैं, बात की है। उन्होंने काफ़ी फिर बड़ी उन्होंने हम्म। बैलेंस्ड गुफ्तगू अपनी की है, और एक एक्टिविटी क्रिएट की है, जो यकीनन इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है पीटीआई को। बिल्कुल। अच्छा फवाद साहब, इस हवाले से दौरा लाहौर की बात की हमने सोहेल आफरीदी साहब की, परवेज़ इलाही का रोल आप क्या देखते हैं? आप नहीं समझते कि उनको भी कोई रोल अदा करना चाहिए था? और फिर सोहेल आफरीदी साहब कोट लखपत के कैद एसिरान से मुलाकात के लिए कोशिश करते ले, लेकिन वो परवेज़ इलाही से मुलाकात के लिए नहीं गए। देखिए, वो मेरा ख़्याल ये है, जो इस वक़्त जो माहौल है उसके अंदर परवेज़ इलाही साहब ने खुद ही फ़ैसला किया हुआ है कि वो कोई रोल प्ले नहीं करेंगे, ठीक। और इसलिए उन्होंने जब से जेल से निकले हैं वो कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, ना वो बात कर रहे हैं। हम्म। लिहाज़ा ज़ाहिर है कि वो उनका रोल अभी नहीं है। ठीक है। अच्छा फवाद साहब, आप लोगों के मुताबिक अडियाला के बजाय कोट लखपत में ये बात होनी चाहिए, वो क्या असीरान का भी रोल होना चाहिए? आपकी मुलाकात भी हुई थी शामत कुरैशी से, लेकिन सोहेल आफरीदी साहब लाहौर गए, उनकी उनसे भी मुलाकात नहीं हुई। आप समझते हैं कि ये जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है इसमें मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? कोई इम्कान है? अभी तो माहौल नहीं है मुज़ाकरात का, लेकिन ये है कि हम, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, कि हमारी कोशिश है कि ये माहौल बन जाए, और इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 15 जनवरी तक, मिड जनवरी तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा हम्म। कि हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट जो अपनी पॉलिसी है या उनके अपने जो एक उस पे मशवरे हैं, अपने हम्म। फैसले जो हैं वो क्या करते हैं। अगर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इस नतीजे पे पहुँचती है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, टेम्परेचर नीचे आना हम्म। चाहिए, तो फिर देखिए मुज़ाकरात का माहौल बन जाएगा। हम्म। अगर वो इस नतीजे पे पहुँचे कि ज़रूरत नहीं है, तो फिर नहीं बनेगा। अच्छा फवाद साहब, आप कोई कोशिश कर रहे हैं इमरान खान से मुलाकात की, कि उनसे मुलाकात हो? अगर पार्टी की बाकी क़यादत उनको नहीं समझा पा रही तो आप कोई मुलाकात करें और उनको मुफाहमत पे राजी करें? इमरान खान से मुलाकात का फिलहाल फ़ायदा नहीं है। हम्म। इमरान खान से तो आप तब मुलाकात करें ना जब आपके हाथ में कुछ हो। अभी इसीलिए, और इमरान खान जो हैं वो, ये भी कोई बात नहीं है कि इमरान खान को क्या, इमरान खान को समझाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। समझाने की ज़रूरत तो दूसरी साइड के ऊपर है। वो समझेंगे और फैसला करेंगे कि नीचे लाने हैं
हमने टेम्परेचर नीचे लाना है तो नीचे आएगा ना टेम्परेचर। इमरान खान क्या करेंगे कि जिससे टेम्परेचर नीचे आ जाएगा? जाहिर है कि जब तक दूसरी साइड फैसला नहीं कर लेती उस वक्त तक इमरान खान से मुलाकात का ना तो फायदा है, ना ही आपके हाथ में कुछ होगा कि आप उनसे क्या बात करेंगे। लिहाजा पहले तो हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट आपस में मशवरा करे, बात करे, फैसला करे कि हमने क्या करना है, तो फिर उसके बाद फिर खान साहब से मुलाकात का फायदा है। और उससे पहले अगर आप कोट लखपत के लोगों को ये मौका देते हैं कि वो खान साहब से मुलाकात कर सकें, बात कर सकें, फिर ही फायदा है ना। ऐसे जाके उनके क्या हम बात करेंगे जी कि हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट तो राजी नहीं है लेकिन आप राजी हो जाए। लेकिन फवाद साहब, एक तासुर सामने आता है कि इमरान खान की जानिब से कहा जाता है कि मुज़ाकरात या बात की जा सकती है, फिर इख्तियार भी दिया जाता है महमूद खान नचकज़ई साहब को, अल्लामा राजा नासिर अब्बास को कि वो हेड करें, मुज़ाकरात के लिए बात करें। लेकिन फिर जब मुलाकात होती है वहाँ से सख्त बयानिया सामने आ जाता है, उसके बाद फिर ये टेम्परेचर मज़ीद हाई हो जाता है। तो ये कन्फ्यूजन क्यों है? लेकिन वो तो जब आप इक़दाम करेंगे, हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट अगर इक़दाम नहीं लेती, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीफ देने के इक़दाम नहीं लेती, वो चीज़ों को, तो सख्त बयानिया के अलावा ऑप्शन क्या है? यहाँ तो आप बताएं ना कि इमरान खान के पास और कोई ऑप्शन है और वो नहीं ले रहे। फिलहाल उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है सिवाय इसके कि वो सख्त बात ही करें। और जो टेम्परेचर है वो मैं आपको रिसर्च कर रहा हूँ, टेम्परेचर नीचे आना है हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के फैसलों से, इमरान खान के फैसलों तो से नहीं नीचे आ सकता। लेकिन फवाद साहब, आप नहीं समझते कि उसमें फिर इमरान खान को भी थोड़ा सा अपना रवैया तब्दील करने की ज़रूरत है इस टेम्परेचर को लो डाउन करने के लिए? नहीं, 100% जरूरत है, लेकिन वो सेकंड फेज आएगी ना। और अगर हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट फैसला करेगी कि हमने टेम्परेचर नीचे लाना है, फॉर एग्जांपल वो कोट लखपत के लोगों को रिलीज कर देते हैं पेरोल पे, फिर हम इमरान खान से कह सकेंगे ना कि आपकी जो अपने बयानात हैं, आपकी अपनी जो ट्विटर अकाउंट है, उससे जो जुबान है, पर्सनलाइज कैंपेन्स हैं, वो नहीं होनी चाहिए और एक माहौल जो है वहां से बेहतर होना चाहिए। लेकिन अगर वहां से भी कुछ नहीं हो रहा तो यहाँ से इमरान खान को आप कैसे कहेंगे कि वो कुछ ना करे, दूसरे आपको जो है वो जो मर्जी करते हैं। अच्छा फवाद साहब, जो अभी पीटीआई की मौजूदा क़यादत है, आप समझते हैं वो इतने काबिल हैं और इतने ऑथेंटिक हैं कि वो खान की कोई रिहाई की तहरीक चला सकते हैं? पीटीआई की मौजूदा क़यादत तो एक डमी लीडरशिप है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। इसीलिए आप देखिए ना कि ना तो कोई उनसे बात करता है, ना कोई उनकी बात सुनता है, ना ही उनकी किसी बयान को कभी किसी ने सीरियस लिया है, ना उनकी किसी एक्टिविटी को किसी ने कभी सीरियस लिया है। वो तो इमरान खान ने जो अपॉइंटमेंट्स की हैं वो बेसिकली उस्मान बुज़दार पार्ट 2 है, तो इसलिए उनकी कोई अहमियत नहीं है। उनको उनमें ये कहना कि वो कोई तहरीक चला सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, वो उन्होंने बेचारों ने क्या करना है। इसलिए ही जो आप देखें कि इवन पीटीआई ने जब लीडर ऑफ अपोजिशन नॉमिनेट किया सेनेट में, वो भी उन्होंने बाहर से कर दिया नॉमिनेट, क्योंकि इमरान खान को लगता है कि ये इस काबिल नहीं है कि ये कुछ कर सके। ठीक फवाद साहब, लेकिन एक कन्फ्यूजन हम पीटीआई में देखते हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम हुकूमत की जानिब से भी कोई कन्फ्यूजन देखते हैं। पीएम पेशकश करते हैं मुज़ाकरात की, लेकिन वहीं पर उनके इत्तेहादी कहते हैं कि पीटीआई से तो मुज़ाकरात होने ही नहीं चाहिए और इनका हाल भी बिल्कुल वही होना चाहिए जो एमक्यूएम का हुआ था। ये मेरा क्या ख्याल है कि ये तो पार्टीज के अंदर एक चलता रहता है। पार्टीज के अंदर जानबूझ के भी एक सेगमेंट रखा जाता है कि जो कि मेन पोजीशन को डाइल्यूट करता रहे, ताकि अगर मुज़ाकरात ना हो तो आपके पास कोई बहाना हो कि आप इसकी वजह से नहीं हो। ये एमकेएम वगैरह की तो कोई औकात ही नहीं है। असल देखना तो ये कि पीपल्स पार्टी ने रिकंसिलिएशन की हमायत की है। सो नून लीग में और पीपल्स पार्टी में तो ओवरवेलमिंगली मैंने देखा है कि एक रिकंसिलिएशन की हमायत मौजूद है। अब देखते हैं कि जो तीसरा इंपॉर्टेंट फ्रीक है या दूसरा इंपॉर्टेंट फ्रीक है यानी एस्टैब्लिशमेंट, वो इस पे क्या फैसला लेते हैं। अच्छा फवाद साहब, आप इस वक्त क्या समझते हैं, मुज़ाकरात का मैंडेट बेसिकली किसके पास है? मुज़ाकरात का मैंडेट जो है वो तो इमरान खान ने फिलहाल किसी को नहीं दिया, लेकिन मुज़ाकरात शुरू तब होंगे जब एक एनवायरनमेंट मौजूद होगा। इमरान खान से अगर मैंडेट लेने में किसी ने जाना है तो पहले एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें आप उनसे ये बात कर सकते। लेकिन फवाद साहब, लेकिन ये एनवायरनमेंट बनने ही नहीं दिया जाता। जिस दिन मुज़ाकरात की बात ही शुरू हुई थी उस दिन भी अलीमा खान ने कह दिया कि जो मुज़ाकरात करेगा वो पीटीआई से ही नहीं है। ये अलीमा खान इस तरह के बयान क्यों दे रही है? देखिए, वो तो मैंने जिस तरह से आपसे कहा कि पार्टीज के अंदर दो पोजीशन रहती हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अलीमा बीबी जो है वो उनको किसने रोका है कि वो इनकलाब ना लाएं? वो इनकलाब लाएं, लोगों को साथ में लाएं, खड़ा हों, और उनकी जो जदोजहद है, उज़मा बीबी की जो जदोजहद है, नूरीन बीबी की जो जदोजहद है,
जाहिर है पूरा पाकिस्तान उनको देख रहा है, किस बहादुरी और दलेरी से उन्होंने अपने भाई की रिहाई के लिए एक फाइट पुट आउट की है इस उम्र में। उन्होंने और लेकिन असल बात यही है कि मेरे नज़र में स्ट्रेटजीज हैं, वो अपनी स्ट्रेटजी पे जी। काम करती रहें, वो कोशिश करें, लोग निकले करें। हमारी स्ट्रेटजी है कि टॉक्स हो, कुछ स्पेस क्रिएट हो, पाकिस्तान स्टेबल हो, आगे चले। हमारी ये स्ट्रेटजी है, देख जो भी कामयाब हो जाए। मकसद तो इमरान खान की रिलीज है ना। लेकिन फवाद साहब, ये दोनों स्ट्रैटेजी एक साथ चल सकती हैं, एहतजाज भी और फिर मुज़ाकरात की बात भी? ये बिल्कुल चल सकती हैं। जिस तरह से अभी आपने अपने इस सवाल से पहले बात कही कि नून लीग के अंदर जो है वो भी तो दो ओपिनियन है ना, वहाँ पे भी जो वुज़रा है वो अपने वज़ीर-ए-आज़म की बात कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, कहते हैं जरूरत ही नहीं करने की। जी। तो ये तो दो चीजें चलती रहेंगी जब तक एक एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट होता। वुज़रा तो ये भी बातें कर रहे हैं कि इमरान खान को किसी और जेल में मुंतकिल भी किया जा सकता है, फिर फौजी ट्रायल की भी बातें हो रही हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये तो मतलब तलखियां बढ़ाने वाली बातें हैं ना। वो तो आप जितनी मर्जी लस्सी में पानी डालते जाए, लड़ाई और लस्सी तो जितनी बढ़ानी है वो बढ़ जाती है। जिस जेल में भी मुंतकिल करेंगे उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, वही जेल अडयाला हो जाएगी। अडयाला की कोई अहमियत ऐसे थोड़ी है कि अडयाला होने की वजह से तो नहीं है ना, इमरान खान के अडयाला में होने की वजह से उसकी अहमियत है। जी। अच्छा फवाद साहब, 8 फरवरी के हवाले से जो एहतजाज की बातें की जा रही हैं, आपको लगता है ये ऐसा कोई एहतजाज होगा और फिर दूसरा लोग निकलेंगे, लोगों में इतना है दमखम पीटीआई में कि वो लोगों को सड़कों पर निकाल सके, पावर शो कर सके? 8 फरवरी से पहले देखिए मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ताकि जो एहतजाज है वो तल्ख ना हो जाए। तल्ख एहतजाज हो जाए तो फिर आगे फिर तल्खियां कायम रहेंगी। आप अगर अब सोहेल अफरीदी से कोई बात नहीं करेगा, पीटीआई से कोई बात नहीं करेगा, वो क्या करेंगे? वो लॉन्ग मार्च पे जाएंगे, वहां पे हाई हैंडेडनेस होगी, लोग जो हैं कई जो है उनको नुकसान पहुंचेगा, उससे तल्खियां पाकिस्तान में बढ़ जाएंगी। सो नॉट विद स्टैंडिंग कि वो क्या करना है क्या नहीं करना, अपने तल्खियां तो नहीं ना बढ़ानी। अच्छा फवाद साहब, अगर डायलॉग के लिए पीटीआई को ऑफर कराई जाती है -1 माइनस इमरान खान की, आप समझते हैं पीटीआई इस चीज पर मानेगी? पीटीआई है कहाँ? तो देखे ना, ये तो इमरान खान है और लोग हैं, पीटीआई तो है ही नहीं है। इसीलिए मैं आपसे, आपने गौर किया हो तो मैं आपसे हमेशा ये कह रहा हूँ कि 3 फरीक हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, हुकूमत है और इमरान खान। पीटीआई का तो मैं नाम भी नहीं ले रहा, क्योंकि पीटीआई तो 9 मई और 20 जून के दौरान वैसे ठुड्डे मक्के मार के खत्म कर दी गई। अब पार्टी तो है नहीं, अब तो यही लोग हैं, अब तो इमरान खान है और उनके साथ लोग हैं। फवाद साहब, आपने तो एस्टैब्लिशमेंट की बात की है तो जी आप कंप्लीट कीजिएगा। जी, तो माइनस का मतलब क्या है? इमरान खान को इमरान खान से तो माइनस ही ना किया जा सकता। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। आप एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात कर रहे थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी है अभी रिसेंट पास्ट में, और वो बड़ी तगड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई थी। उसके बाद ये लग नहीं रहा था कि कोई मुज़ाकरात की गुंजाइश है या कहीं भी कोई स्पेस बाकी है। वो तो देखिए ना, एक तल्ख बातें होती हैं तो तल्ख जवाब आते हैं। वो तो पाकिस्तान का माहौल ही इतना तल्ख है, पॉलिटिक्स इतनी हाई टेम्परेचर के ऊपर है, वहां पे जो भी बात हो रही है उसके जवाब में फिर तल्खी ही आ रही है। तो अब ये तो माहौल बेहतर होगा तभी तल्खियां काम होंगी, अदरवाइज तो देखिए जब भी बात होगी, तल्ख बात होगी, उसका तल्ख जवाब आएगा। ठीक है। अच्छा फवाद साहब, कौमी हुकूमत की भी बातें की जा रही हैं, आप समझते हैं कि कौमी हुकूमत बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं ये डायलॉग हो रहे हैं और तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेके आया जा सकता है, एक कौमी बनाई जा सकती है हुकूमत? तो कौमी हुकूमत में क्या मतलब है कि सिवाय इमरान खान के फिर बाकी तो कौमी हुकूमत अभी भी कौमी हुकूमत ही है। अभी भी क्या है, अभी भी कौन सी पार्टी है जो बाहर है हुकूमत से? सिर्फ इमरान खान ही बाहर है ना। तो इमरान खान को हुकूमत में शामिल करके नए इलेक्शनों से पहले एक इस तरह की कौमी हुकूमत बननी चाहिए, और तो उसके अलावा तो कोई और जरूरत नहीं बनती। ठीक है। अच्छा फवाद साहब, आप पीटीआई को क्या मशवरा देना चाहते हैं? मेरा तो मशवरा यही है, पीटीआई को खैर क्या मशवरा देना है। देखिए पीटीआई के पास कुछ भी नहीं है ना, उनके पास कोई फ्रैंकली स्ट्रेटजी है, ना उनके पास कोई इम्प्लीमेंटेशन की अहलियत है, ना कोई लीडरशिप है। पीटीआई को क्या मशवरा देना? मैं एक्चुअली टू बी फेयर विद खान साहब के साथ ही, मेरा तो उनको पहले भी यही मशवरा था, अब भी यही मशवरा है कि अपोजिशन का अलायंस बनाए और उसमें मौलाना फजलुर रहमान, पीर साहब पगाड़ा, हाफिज नईम साहब जैसे लोग शामिल हों, ताकि हम इसको जो है वो आगे बढ़ा सकें। ठीक है। तो इसको आगे ले जाने के लिए इमरान खान को अपना किरदार अदा करना है।
बट लेट्स सी अब हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इससे पहले क्या करती है। ठीक है फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हर फैसला बानी पीटीआई के इर्द गिर्द घूमता है। वोटर कहता है कि मैं हल्के के बंदे को नहीं जानता, मेरा वोट बानी पीटीआई का है। साल से किरदार अदा करने वाले रहनुमाओं की गुफ्तगू का भी लबे लुबाब यही है कि हम बानी पीटीआई के खातिर मुज़ाकरात के लिए राह हमवार कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत भी यही कहते हैं कि मैं बानी की वजह से अभी तक खामोश हूँ। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों में भी मसरूफ है और वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने कराची जाने का भी ऐलान कर दिया है। और इसके साथ साथ अमजद खान न्याजी ने हमारे ही चैनल के प्रोग्राम में कहा था कि वज़ीर आला KP बलोचिस्तान भी जाएंगे। हुकूमती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ामत की सियासत करती नजर आ रही है, तो दूसरी जानिब हुकूमत ने मफामत की पेशकश भी की है। इसके नताइज क्या होंगे, ये सवाल छोड़े जा रही हूँ इस उम्मीद के साथ कि जो भी कदम उठे पाकिस्तान के मफाद के लिए उठे और लोगों की भलाई के लिए उठे। मैं ईमान नवाज आपसे इजाजत चाहूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।